गर्मियों की उमस भरी दोपहर थी। हवा भारी थी, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। 5 लोग, आरव, तान्या, करण, माही और इशिता, अपने कैमरे और माइक्रोफोन संभालते हुए उस दूर दराज के कस्बे की ओर जीप से बढ़ रहे थे। कार के अंदर एसी चल रहा था, लेकिन फिर भी पसीना उनके माथे पर चमक रहा था। बाहर सड़क पर सूखी मिट्टी उड़ रही थी और हवा में पुराने धान और जले हुए लकड़ी की गंध घुली हुई थी। इंजन की घरघराहट के बीच कभी कभी हवा से आती घंटी की धुंधली आवाज सुनाई पड़ती, जैसे किसी मंदिर से बहुत दूर बज रही हो। यही है वो जगह जहां द ब्लूम खिलता है, तान्या ने कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने सिर हिलाया। अगर ये सच है तो हम वेलनेस ट्रेंड के किंग बन जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कस्बा पास आता गया, वातावरण बदलने लगा। तापमान अचानक गिरा। खिड़की से आती हवा में ठंडक थी, जैसे किसी ने अदृश्य बर्फ का पर्दा खींच दिया हो। उनकी जीप जब कस्बे के मुख्य चौराहे पर रुकी तो चारों ओर एक अजीब खामोशी थी। ना कोई बच्चा खेल रहा था, ना कोई हंसी ठिठौली। बस पुरानी खपरेल की छतों से रिसती बूंदों की आवाज और कहीं दूर से आती कंकाल सी हड्डियों की खनखनाहट जैसी ध्वनि। तान्या ने धीरे से कहा, क्या तुम सबको यहाँ किसी की नजर महसूस हो रही है? सूरज डूब चुका था। आकाश में नीली और बैंगनी छटाएं तैर रही थीं, मानो किसी ने आसमान पर धुएं की परत चढ़ा दी हो। कस्बे के बीचों बीच जब वे लोग आगे बढ़े तो हवा में मिट्टी और गीली लकड़ी की सड़ी सी गंध फैल गई। कदमों की आहट अब साफ सुनाई दे रही थी, पर वो उनके अपने कदम नहीं थे, जैसे कोई अदृश्य परछाई पीछे पीछे चल रही हो। आरव ने कैमरा ऑन किया और बुदबुदाया, यहाँ बहुत अननेचुरल सन्नाटा है। अचानक गली के कोने पर एक लालटेन जली। उसकी लौ कांप रही थी, जैसे किसी के भारी सांस लेने से हिल रही हो। उस लौ के नीचे खड़ा था एक बूढ़ा आदमी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें धसी हुई और होठ सूखे, जैसे महीनों से पानी न पिया हो। वो धीरे से बोला, तुम फूल देखने आए हो? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मानो जमीन से फिसलकर कानों तक पहुंची हो। तापमान अचानक और नीचे गिर गया। ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक चुभ गई। माही ने साहस जुटाकर कहा, हाँ, हम यहां उस फूल की डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं। ब्लूम सच में होता है? बूढ़े ने बस मुस्कुरा दिया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दांत नहीं थे, बस अंधेरा था। उसने इशारा किया गांव से बाहर जाने वाले एक संकरे रास्ते की तरफ। सभी पांचों ने एक दूसरे को देखा। कैमरों की लाइट चालू हुई। जैसे ही वे आगे बढ़े, रास्ते के दोनों ओर झाड़ियों से आती फुसफुसाहट जैसी आवाजें गूंजने लगीं। और अचानक वो क्लियरिंग सामने थी। घनी झाड़ियों के बीच एक छोटा सा खाली मैदान। वहां मिट्टी से निकलती नीली चमक दिखाई दे रही थी। वो फूल था, द ब्लूम। उसकी पंखुड़ियां मानो जीवित हों, हर सांस के साथ फैलती और सिकुड़ती। उससे एक मीठी नशीली खुशबू हवा में घुल रही थी। खुशबू इतनी तीव्र कि दिमाग हल्का होने लगा। तान्या ने लगभग मंत्रमुग्ध होकर कहा, ये खूबसूरत है। लेकिन तभी पत्तियों के बीच से एक हल्की सी सिसकने की आवाज आई, जैसे कोई अदृश्य इंसान उस फूल की जड़ों में कैद होकर रो रहा हो। और उसी पल पीछे झाड़ियों से दर्जनों परछाइयां उभर आईं। गांव वाले, उनकी आंखों में लालटेन की परछाई चमक रही थी और चेहरों पर एक अजीब सुकून भरी खामोशी। गांव वाले झाड़ियों से निकलकर धीरे धीरे चारों ओर घिरने लगे। हर एक के हाथ में लालटेन थी। उनकी लौ कांप रही थी, जैसे अदृश्य सांसें उसे हिला रही हों। चारों तरफ सिर्फ पैरों की चरमराहट, हवा की सीटी और सूखी टहनियों के टूटने की आवाजें। इन्फ्लुएंसर्स की सांसें तेज हो गईं। कैमरों की लाल लाइटें अंधेरे में किसी शिकारी की आंखों जैसी चमक रही थीं। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हम बस फूल को फिल्माने आए हैं, इसमें बुराई कहाँ है? एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें धसी हुई थीं और सिर पर सूखी घास का मुकुट था, आगे बढ़ी। उसकी आवाज फटी हुई थी, लेकिन हर शब्द पत्थर की तरह भारी। फूल अकेले नहीं खिलता, इसे जमीन चाहिए और जमीन को खून चाहिए। हर 10 साल में बलि दी जाती है, तभी ये खिलता है।
तभी हमारी संतनें जीवित रहती हैं। माही का चेहरा पीला पड़ गया। बलि मतलब इंसान की बलि? भीड़ से एक ठंडी हंसी गूंजी। किसी ने कहा, इस बार किस्मत ने खुद हमें मेहमान भेज दिए हैं। वातावरण अचानक और ठंडा हो गया। हवा में अब फूल की मीठी गंध के साथ साथ लोहे जैसी खून की गंध भी खुल गई थी। इन्फ्लुएंसर्स ने देखा फूल की जड़ें धीरे धीरे मिट्टी से बाहर रेंग रही थीं, जैसे सांप जमीन से बाहर निकल रहे हों। इशिता कांपते हुए बोली, ये तो जिंदा है। जड़ें मानो किसी अदृश्य धड़कन के साथ हिल रही थीं। गांव वाले एक साथ गुनगुनाने लगे, बलि दो, जीवन लो, बलि दो, जीवन लो। आवाजें हवा में गूंजने लगीं। घंटी की टंटनाहट, ढोल की धीमी थाप और हड्डियों की खनक सब एक साथ बजने लगे। करण ने भागने की कोशिश की, लेकिन 2 गांव वालों ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब देर नहीं, बूढ़ी औरत बुदबुदाई, फूल को तुम्हारी सांस चाहिए, तुम्हारा खून चाहिए। और तभी फूल की पंखुड़ियां अचानक फैल गईं। उसकी नीली चमक अब लालिमा में बदलने लगी, जैसे किसी ने उसमें खून मिला दिया हो। गांव वालों की चैंटिंग और तेज हो गई, बलि दो, जीवन लो, बलि दो, जीवन लो। हवा में अब सिर्फ डर ही नहीं, बल्कि एक धड़कन गूंज रही थी, मानो पूरा जंगल किसी दिल की तरह धड़क रहा हो। इन्फ्लुएंसर्स को जबरदस्ती कस्बे के बीच स्थित पुराने मंदिर में ले जाया गया। पत्थर की दीवारें ठंडी थीं, नमी से सड़ी हुई। छत से लटके सूखे खोपड़ी के हार हवा में हिलते हुए खनक रहे थे। हर सांस में धूप और जली हुई हड्डियों की मिली-जुली गंध भर रही थी। आरव को पत्थर की चौकी से बांध दिया गया, मोटे रस्से उसकी कलाइयों को काट रहे थे। माही और तान्या को भी अलग-अलग कोनों में लोहे की जंजीरों से जकड़ा गया। कैमरों की लाइट अब भी जल रही थी, लेकिन किसी के हाथों में नहीं। लाल रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे खुद फूल ने उन्हें चालू कर दिया हो। इशिता कांपते हुए बोली, ये सब तो रिकॉर्ड हो रहा है। बूढ़ी औरत पास आई। उसके झुर्रीदार हाथ में मिट्टी से सना काला कटोरा था। कटोरे से धुआं उठ रहा था और उसकी गंध इतनी तीखी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने कहा, फूल कभी भूखा नहीं रहता, पर जब उसकी प्यास बढ़ती है तो उसे नया जीवन चाहिए। करण बेकाबू होकर चिल्लाया, हम यहां मरे नहीं, वायरल होने आए थे। गांव वालों में से कुछ हंस पड़े। उनकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि टूटी हड्डियों के बजने जैसी। मंदिर की दीवारें गूंज उठीं। बूढ़ी औरत ने मंत्रोच्चार शुरू किया। ढोल की थाप, घंटियों की टंटनाहट और जली हुई लकड़ी की खड़खड़ाहट सब मिलकर कान फाड़ देने वाला शोर बना रहे थे। फूल की नीली रोशनी अब लाल हो गई थी। उसकी जड़ें मंदिर की दरारों से भीतर तक फैल गईं और बांधे गए इन्फ्लुएंसर्स के पैरों को छूने लगीं। माही ने चीखते हुए कहा, ये हमें खींच रहा है, ये हमारी जान पी रहा है। और तभी फूल की एक मोटी जड़ आरव की कलाई तक पहुंची। उसके स्पर्श से उसकी नसें नीली चमकने लगीं, जैसे खून नहीं बल्कि जहर बह रहा हो। और आरव चीख उठा। आरव की कलाई नीली चमकने लगी थी, नसों में आग सी जलन फैल रही थी। उसकी चीखें मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं, लेकिन बाहर बस ढोल की गूंज और घंटियों की खनक सुनाई दे रही थी। फूल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही थीं। उसका भीतर का हिस्सा चमकते गड्ढे जैसा था, लाल, चिपचिपा और सांस लेता हुआ। हर सांस के साथ जैसे पूरा मंदिर सिकुड़ और फैल रहा था। बूढ़ी औरत ने कटोरे से धुआं आरव पर फेंका। गंध इतनी जहरीली थी कि उसका गला सूख गया, आंखें लाल पड़ गईं। माही और तान्या जंजीरों से छूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जड़ें अब उनके पैरों पर भी चढ़ रही थीं। इशिता रोते हुए चिल्लाई, कोई हमें बचाओ प्लीज। गांव वाले एक स्वर में बोले, कोई नहीं बचता, बलि ही जीवन है। जैसे ही फूल ने आरव की छाती को छुआ, उसकी पंखुड़ियां और लाल हो गईं। उसके मुंह से चीख नहीं बल्कि गहरी गूंज निकली, जैसे किसी और आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। करण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी तोड़ दी और भागने की कोशिश की, पर फूल की एक मोटी जड़ फर्श से उठकर उसकी टांग में लिपट गई।
अगले ही पल उसका शरीर हवा में उठा और सीधे फूल की पंखुड़ियों में समा गया। बस एक पल में उसका अस्तित्व मिट गया। बाकी सभी खामोश हो गए। कैमरे अब भी रिकॉर्ड कर रहे थे। लाल बत्ती झिलमिला रही थी, हर पल को कैद कर रही थी। तान्या की आंखें फैल गईं। मतलब ये सब लाइव जा रहा है? इंटरनेट से कटा हुआ वो कस्बा, वो मंदिर, कैसे कैमरे खुद ब खुद चालू हो गए? ये सवाल हवा में लटका रहा। फूल की पंखुड़ियां पूरी तरह खुल चुकी थीं। उसके बीचों बीच से एक चमकीली रोशनी निकली जिसमें इंसानी आकृतियां झिलमिला रही थीं, पुरानी बलियों की आत्माएं जो उसमें फंसी हुई थीं। गांव वाले घुटनों के बल झुक गए। ब्लूम खिल गया, जीवन लंबा हो गया। आरव, माही और तान्या की चीखें धीरे धीरे धुंधली पड़ गईं, उनकी आंखें खाली हो गईं और अगले ही पल उनकी सांसें थम गईं। सुबह जब सूरज उगा, मंदिर के बाहर फूल की खुशबू फैली हुई थी। गांव वाले मुस्कुराते हुए अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन मंदिर के भीतर पड़े कैमरे अब भी रिकॉर्ड कर रहे थे। वीडियो सीधा अपलोड हो चुका था। लाखों व्यूज, लाखों लाइक्स और कैप्शन में सिर्फ एक लाइन थी, वेलकम टू द ब्लूम, अगली बलि तुम हो सकते हो।